आज 22 फरवरी 2024। मैंने अपने रेंटेड हाउस का नाम त्रिलोक रखा, जो कि B2 ब्लॉक 198 नंबर है। और यह मकान 3 साइड ओपन है, साथ में पार्क है, बहुत सुंदर जगह है। आज यहाँ पे 22 तारीख को मैंने अपना ऑफिस भी खोल दिया और उसका साइन बोर्ड लगा दिया, और साथ साथ तो अपने ऑफिस का उद्घाटन किया। सुबह सबको खीर बना के खिलाई, फूल मालाओं से बोर्ड को सजाया, अपने साइन बोर्ड को। और इस तरह से अब मेरा आज ऑफिस चालू हो गया, और इसका शुभारंभ भी बहुत अच्छा रहा। मेरे पुराने क्लाइंट, एक गोपाल ग्रुप है इंडस्ट्री का, उनसे मुझे 9 वैल्यूएशन के केस मिले। तो इस तरह से मेरा आर्बिट्रेशन, लीगल और वैल्यूएशन का काम फिर से चालू हो गया। अब ये 5 साल के गैप के बाद तकरीबन साढ़े 3 साल तो कोरोना के चक्कर में लग गए, 1.5 साल में मेरठ में रहा। तो ये तब लगभग 5 साल के बाद जो है मैंने अपनी कंसल्टेंसी, वैल्यूएशन, ये सब प्रैक्टिस चालू की। और आज ही जो है मुझे तकरीबन ये जो काम मिले हैं, 50 हज़ार के तकरीबन मुझे मिल जाएंगे इसमें रुपया। तो इस तरह से आज का दिन बड़ा शुभ दिन रहा। मैं खुश हूँ बहुत यहाँ दिल्ली में रह के। मेरे पुराने साथी यहाँ पे मुझे पार्क में मिलते हैं सुबह शाम। मैं जब B5 की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा उस जमाने के, तो वो है, वो कहते हैं वाली बहुत पुरानी बात हो गई। मैं कहा भाई ये 3 दफ़े हिंदुस्तान का 3 मैंने कानून बदल दिए। सबसे पहले बदला मैंने कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, वो कहती है हम DD एक्ट से 57 से गवर्न होते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 से। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहती थी कि हम दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 1957 से गवर्न होते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि हम तो रेगुलेटिव बॉडी है। तो मैं तो कहा, जब उन्होंने, मैं पहले अप्रैल 88 में दिल्ली हाई कोर्ट में गया, तो उन्होंने कहा भाई 3 दिन में बात सुनने के बाद कि इस रेट में कोई फैसला नहीं हो सकता, आप नए रेट फाइल करो। मगर जो 3 दिन मैंने उनको बात बताई, और जस्टिस वधवा जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, और डॉक्टर M.K. शर्मा जो दूसरे हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने सब लॉ की किताबें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CRPC, CPC, ये वाटर एक्ट 74, एनवायरमेंट एक्ट 86, ये सब मैंने स्टडी किया। एयर एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये सब मैंने इसको स्टडी किया। और उसके बाद मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, पोल्यूशन हॉलोकॉस्ट। और जब हमारी B5 की एसोसिएशन ने, जिसका मैं प्रेसिडेंट था, एक वर्कशॉप रखा था गांधी पीस फाउंडेशन राउज एवेन्यू पर, तो संडे के दिन तो सारे अखबार वाले आए थे, न्यूज़पेपर वाले, रिपोर्टर जो थे। और उसमें जो था, ये उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे में रिपोर्टिंग की। तो उससे जो मैंने कहा कि भाई ये पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, इसका हमें कुछ ना करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, लॉ फैकल्टी ने उसको सेलिब्रेट किया। तो उन्होंने उसमें मुझे लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि मेरा नाम जो था उस टाइम सारे मीडिया में आ चुका था। मैं गया, अपना वहाँ लेक्चर दिया मैंने। तो 3 मुझसे पहले जो स्पीकर थे वो तीनों LLM थे। मैं अकेला था जिससे लॉ की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। वो अमेरिका की, जर्मनी की वैसे ट्रेन हुई थी, उनका जिक्र करते रहे। मैं कहा भाई जर्मनी की एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ हर 100 किलोमीटर पर इंडस्ट्रियल सिटी है। इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सिटी में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और दोनों इंडस्ट्रियल सिटी के बीच में वो डाइल्यूट हो जाता है, वो एग्रीवेट नहीं हो पाता पॉलिसी। इसलिए यहाँ की कंडीशन अलग है। यहाँ तो ये ग्रीड कॉलोनी थी यमुना विहार, जिसको DDA ने किसानों से जमीन एक्वायर करके डेवलप किया, और फाल्टी उसका डेवलपमेंट किया। उसमें जो सीवर ड्रेन थी और स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी, बरसाती पानी के नाले, उसके चारों तरफ के अनसाइज कॉलोनी के जो अनट्रीटेड सीवर होता था, उसको बरसाती पानी के नालों से मिला दिया। ड्रेन के बीच में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के इलेक्ट्रिक पोल लगा दिया, और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जो उस पर कैनवस, वो सीवर बन गई, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है। ये सब महंगा लॉ का वायलेशन हुआ। इसलिए फिर नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया, तो वहाँ पे उन्होंने हमारी बात सुनी। सुनने के बाद मैंने इनको बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो 2-3 डेट तो इसी काम में लग गई। उसके बाद जो था, उन्होंने हमारी पिटीशन एडमिट कर ली, 3 पेज का ऑर्डर पास कर दिया। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया।
अब वो जो होती 5 जजेस की बेंच थी, जिसके ई बी रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे और रिटायर्ड जज, जो वो हेड थे। तो उनका भी अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, जब ये स्टे वैकेट होगा तब उसके बाद हम सुनेंगे आपकी बात। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने उनको बात समझाई। मैंने कहा इन्होंने हम मुफ्त में नहीं दिया हमें प्लॉट, इनका वायदा था कि हम आपको प्लान कॉलोनी प्लान विच एज पर लॉ, बाई लॉ, तो हमने इसको पैसे दिए, इन्होंने वो काम नहीं किया। तो ये जो है डिफिशेंसी सर्विसेज है। तो ऐसी एमसीडी है, इसका काम गार्बेज रिमूवल है, सब ये काम करना है। तो क्या हुआ कि जैसी एडमिट हुई तो डीडीए ने ये 89 कॉलोनी जो थी एमसीडी को ट्रांसफर कर दी अपनी जान छुड़ाने के लिए, और एमसीडी को वो कुछ करके राजी थी। फिर क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट गया, मैं को एक्सप्लेन किया भाई डीडीए का तो इस तरह से एमसीडी जो है इसकी जब को ट्रांसफर हुई तो ये सैनिटेशन का गार्बेज कलेक्शन की ड्यूटी है, ये क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। तो ये इनकी भी डिफिशिएंसी सर्विसेज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को माना कि ये जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और ऐसी जो हिंदुस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो था वो आगे मुकदमा चला। तो उन्होंने 3,500 रुपये डीडीए को ऑर्डर करके उसको रेक्टिफाई करने को दिलवा दिए। मगर जो हमने अपनी जो जिंदगी कम हुई है उसका 1-1 लाख रुपये जो मुआवजा दिया था, उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने कहा जो दे रहे हैं ठीक है, इतना ही काफ़ी है। मैं अच्छी बात है, दे रहे का काफ़ी। फिर मेरे बच्चे कोरोना पड़ रहे, मैं कोई साधु सन्यासी आदमी नहीं, गृहस्थी आदमी। तो मैंने जो था कि ये इसको छोड़ के इलेक्शन कराए और 4 हैंडओवर कर दिया। मैं कहा जिसको जो करना करते रहो, मेरा काम खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने जो था इसको एज प्रेजेंट यमुना विहार ब्लॉक बी 5 एसोसिएशन के दिल्ली के, मैंने ये फर्स्ट टाइम लॉ को रिफॉर्म किया, चेंज किया। उसके बाद जो था सेकंड टाइम क्या हुआ कि ये जो दीवान दौलत राम वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के केस में, जो कि दिल्ली रेंट कंट्रोल के मामले में था, उन्होंने कहा भी 7% से बढ़ा के रेंटल वैल्यू 10% कर दीजिए, कैपिटल वैल्यू ऑफ लैंड और कैपिटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो थे 2 बाई लॉ नोटिफाई किया 74 में, 84 में। ये था कि एक तो प्रॉपर्टी टैक्स रिविजन बाई लॉ 84 और दूसरा था डिटर्मिनेशन रिडेमेबल वैल्यू बाई लॉ 84। अब उसके अंदर जो उन्होंने प्रोविजन डाले उसमें था कि वैल्यू ऑफ लैंड और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब सवाल ये है कि जो सेक्शन 135 था एमसीडी एक्ट का, कि उसमें लिखा कि कमिश्नर में अप्लाई कॉम्पिटेंट वैल्यूअर, हुई कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड। अब उन्होंने एक अपर डिवीजन क्लर्क को इंस्पेक्टर बनाकर रिश्वत इकट्ठे करने का सबका भेज दिया और सबको नोटिस इशू कर दिए। तो मैंने मूवमेंट चलाया कि डोंट पे द टैक्स। उसमें अकाउंट को 169 में अगर जो कोई लीगल डिफेक्ट है उसकी अपील 165 में लगती है, 126 में लगती है फैक्ट की एरर हो तो मैंने 169 की उसमें अपील करा दी कि आप कॉम्पिटेंट वैल्यू अपॉइंट करो। अब वो तो कम एमसीडी की बात था नहीं, क्वालिफाइड वैल्यू जो क्वालिफाइड जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ वैल्यूशन के सब्जेक्ट के साथ। तो उसमें जो था जो सेक्शन 34A(b) ऑफ द वेल्थ एक्ट 1957 में, उसमें वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और वो जो है वो 100-200 रुपये का लेने 1000 रुपये के लिए नहीं वैल्यूशन करेगा, वो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये। और ये 3-4 हज़ार रुपये क्लर्क को तनख्वाह देके उसे एक दिन में 20 वैल्यूशन करा दिए। वो तो एक्चुअल करप्शन का था सब। तो खैर जब फिर वो हुआ तो वो कुछ आदमी के वहाँ ये दिल्ली अर्बन हाउस ओनर्स एसोसिएशन थी, मिस्टर के राठी जो कि एमसीडी के कमिश्नर रहे, फिर लॉ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे गवर्नमेंट इंडिया से, वो उनके वकील थे। एक और थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर हुए, दिल्ली नर्सिंग होम एसोसिएशन की तरफ से थे। और 2 और थे, और एक कॉमन कास्ट के डायरेक्टर मिस्टर एजी शोरे, एक मैं था इंटरवेनर, एक वो थे कोई शोरे साहब, मैं भी पार्टी एसोसिएशन की तरफ से। तो शोरे साहब ने मुझे कहा अग्रवाल आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी 72 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट हाई कोर्ट में चल रही हैं, अब मैंने आपका पढ़ा है, आप आर्गू मत करो नहीं तो सब केस स्पॉइल हो जाएगा। मैंने कहा सर आप महान योद्धा हैं, मैं तो आपके चरणों में बैठ के सीखना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा आर्गू करने। फिर मैंने जो था घर ले आया फाइल
क्या मैंने देखा सीपीसी सीआरपीसी में कहाँ लिखा है कि आर्गू कर रहे हैं, कहीं नहीं लिखा, नोवेयर। तो मैं अगले दिन आया, पहले बता लाया रिटर्न सबमिशन लियो आर्गूमेंट। मैंने अपने स्टेनोटाइपिस्ट को बुलाया, उसको कहा बेटा इसको फटाफट टाइप करके लिया, और वो टाइप करके वो ले आया। मैं 11 बजे जाकर दिल्ली हाई कोर्ट को रजिस्टर में फाइल कर रहा है। तो उनकी जिन वकीलों ने 1-1 लाख रुपया फीस ली थी 1984 में, 1994 में, उनकी एक बात हाई कोर्ट ने नहीं मानी और मेरी सारी बात मान ली। कई क्लॉज स्टक डाउन कर दी। उसके 135 के जो सेक्शन था वैल्यूएशन के मामले में, मेरे ग्रेजुएशन में वैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट था, आर्बिट्रेशन भी सब्जेक्ट था। तो मैं तो वैसे जब आप आर्बिट्रेशन में जुडिशियल माइंड है तो इंसाफ पसंद आदमी हूँ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद इनका सब एमसीडी का खेल बिगड़ गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये जो जजमेंट है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। इनकी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपील रिजेक्ट कर दी। तो 95 में ही हो गया था ये। 95 में सितंबर में जजमेंट आया था हाई कोर्ट का। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने 2003 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया। उसमें उन्होंने एक सेक्शन डाला 116, उसमें जो प्रोविजन था जैसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी, मगर वो 2003 में कानून बन गया, मगर उसमें अमल तक आज तक नहीं हुआ क्योंकि इनके पास जो है कंप्यूटर वैल्यूअर ही नहीं है। किसको अपॉइंट करे म्युनिसिपल, अब एक्ट में पढ़ दिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इनको डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया हाई कोर्ट का जजमेंट। तो अब जब मैं पढ़ रहा था, मैं दिल्ली वापस लौट के आया 5 साल के बाद, तो मैंने फिर उस मामले को उठाना। अब मैं आज किताब पढ़ करके लाया कि अमेंडमेंट जो है, वैसे पढ़ा था मैंने 2003 में जब हुआ था, मैं तो किताब पढ़ करता रहता हूँ। तो अब मैं इसको लेके फिर मैंने अब अपना आज ऑफिस चालू किया है। इन चीज़ों को क्या मुझे आज अच्छा एक मोटा बिजनेस में मिल गया, ये 1 हफ्ते के अंदर मैं करके दे दूंगा उनको सब वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है। और उसके बाद जो है फिर इसके पीछे लगता हूँ। जो ये है वैल्यूएशन कमेटी का जब लॉ में अमेंडमेंट हो गया, व्हाई यू आर नॉट फॉर्मिंग दिस कमेटी, दिस इज मिस गवर्नेंस, ये फ्रॉड हो रहा है सब। खूब रिश्वत खोरी चल रही है आज भी ये प्रॉपर्टी टैक्स के केस में, जिसके खिलाफ मैं सारी जिंदगी लड़ता, फिर लड़ूंगा मैं एक बार। दूसरी चीज जो थी कि ये जो पंजाब, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, पंजाब जर्नलिस्ट एक्ट 1966, उसमें सेक्शन 48 है कि जो हरियाणा की टेरिटरी में है वो एसेट्स और जो है सब वो दैट विल बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा, और जो उसकी आउटसाइड है दैट विल बिलोंग टू स्टेट ऑफ पंजाब। अब सवाल है पंजाब का दिल्ली से कोई कनेक्शन, जो दिल्ली के अंदर जो तकरीबन 12 माइनर इरिगेशन चैनल्स है वो हरियाणा के प्रदेशन में है। अभी 2023 में जो था इसमें जुलाई में बाढ़ आई थी जमुना में, जो यमुना बैराज है जिसको हम I2 का पुल भी बोलते हैं, जो कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाया था, 59 से बनाया था और 64 के आसपास जो कंप्लीट होकर ऑपरेशनल हो गया था। अब उसके जो वो हरियाणा ने कब्जा किया हुआ इलीगल आज भी उसके ऊपर, और उसके मेंटेनेंस के नाम पे सब पैसे खा जाते हैं बेईमान चोर। तो अब उसमें जब पानी भरा, गेट नहीं खोले, तो अब स्ट्रीप साइड में अपलेक्स डेवलप हो गया, वाटर हेडअप हो गया, और उससे क्या हुआ है कि जो पानी था रिंग रोड पे आ गया, जो 777 करोड़ रुपए की एक जो ये मोटरवे बनाया था, टनल बनाई थी, सबवे, सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड दिए थे, दिल्ली की पीडब्ल्यू ने कंस्ट्रक्शन की थी। अब उसमें दैट वाज नॉट ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, दैट वाज ए मोटर रोड, और उसको तुमने हाई के 3 दिन वो पानी के अंदर सबमर्ज रहा, उससे उसमें डिफेक्ट्स पैदा हो गए। अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसको क्लेम कर रही है पीडब्ल्यूडी को, जो लास्ट LNT वालों ने, लार्सन टोब्रो कंपनी ने उसको बनाया था कि 770 करोड़ रुपए का डैमेज तुम दो, ये तो बेकार हो गया। इट वॉज फाइनेंस बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी सब मजे से बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, गदर मचा हुआ है। अब सवाल ये फोर्स मेजोरी पैदा हुई, हु क्रिएटेड द फोर्स मेजोरी? जो हरियाणा गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके चीफ इंजीनियर से लगा के, और इन्होंने जूनियर इंजीनियर तक को डिसिप्लिनरी एक्शन दे रहे हैं उनके खिलाफ, कुछ को सस्पेंड किया, अब उनको अरे डिसिप्लिनरी एक्शन दे लो, चुपको लेना है। सवाल है तो वाई हुआ ऑक्युपाइंग दिस बैराज इलीगली अगेंस्ट द लॉ। तो मैं अब इसको ATCPC में इनको चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ हरियाणा,
चीफ सेक्रेटरी दिल्ली और होम सेक्रेटरी जो कि यूनियन टेरेटरी है दिल्ली, और उसमें जो पंजाब राज्य एक्ट में एक सेक्शन है कि कोई इसमें डिफिकल्टी आती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिजॉल्व दैट। तो इन चारों को मैं ATCPC में नोटिस दे रहा हूँ, इसको कल या परसों में इशू कर दूंगा मैं। इसी महीने 2 महीने का वो नोटिस होता है। आई हैव टू वेट फॉर 2 months, देन आई विल गो टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन हाई कोर्ट, और फिर जाए सुप्रीम कोर्ट जिससे जाना देखते हैं। सवाल ये यमुना कमेटी में मैं आज गया था अपने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, मैं कहा मैंने इस डिपार्टमेंट की नौकरी से रोटी खाई है, मेरे बच्चे पले हैं और आज मैं पेंशन दे रहा हूँ। तो मैं ड्यूटी बाउंड हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट के एक्सपेंशन में और प्रोस्पेरिटी में, जिससे सब लोगों को प्रमोशन मिले और एक कानून की भी इज्जत हो। वी शुड रिस्पेक्ट द लॉ एंड वी शुड ऑनर द लॉ एंड जस्टिस। ये नहीं हो रहा है। ये पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट धारागर्दी मचाई हुई है, उसको लेके मैं सब कोशिश करूँगा कि ये सब जो असेट्स है जो लीगली दिल्ली को ट्रांसफ़र होनी चाहिए, NCT ऑफ दिल्ली को ये ट्रांसफ़र हो और ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को मैनेज करे। We should be a law-abiding citizen. Article 51A of the Constitution of India, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन। मैं उसको अपने सिटीजन उसकी ड्यूटी परफॉर्म करूँगा, ज़रूर करूँगा, और जो भी हो सकेगा करूँगा उसके लिए। जो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पानी पहुँच गया, सब जाने के लिए वकील थे, पब्लिक थे, लिटिगेंट्स थे, सबको दिक्कत हुई। और ये 777 करोड़ की तो ये मोटर जो टनल थी, कार टनल जो थी, इसका लॉस हुआ है। ये रिपेयर नहीं हो सकती, इसकी जो डिफेक्ट डेवलप हो गई, नॉट एन हाई स्ट्रक्चर कि 3 दिन तक पानी में सफर हो रहा। और जो ये सड़कें हैं, ये ब्लैक टार बिटुमिनस रोड है, सब डेथ कार्पेटिंग की बनी हुई है, कई हजार करोड़ का इसका लॉस हुआ है। क्योंकि पानी तो टार का दुश्मन है, जैसे लकड़ी का दुश्मन भी पानी है, ऐसी जो टार है बिटुमिन है, इसका भी दुश्मन पानी है। वो सड़कें भी सब जो है उनकी लाइफ स्पैन जो है कम हो गई है और उसको दोबारा इनको रिकारपेटिंग करनी पड़ेगी। तो कितना खर्चा होगा, यहाँ से I2 से लगा के और अब ये सुप्रीम कोर्ट होते दिल्ली हाई कोर्ट चली आई। ये सब रिवर रजीम थी। मैंने जो था, जब ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिकमेंडेशन आई थी, चीफ सेक्रेटरी को कहा था, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा था कि आप फ्लड प्लेन जोनिंग बिल बनाइए। मैंने उसका ड्राफ्ट किया था, फिर चीफ मिनिस्टर के एंडोर्समेंट रिकमेंडेशन के बाद और हमारे सेक्रेटरी INF के जो DSC ये होते थे उनके रिकमेंडेशन चीफ सेक्रेटरी की कमेटी में लगा, टेक्निकल कमेटी में, वहाँ उसका एंड्रो हमें नहीं मिल रही सपोर्ट। अब वो आज तक दिल्ली असेंबली उसको इलेक्ट नहीं कर पाई। तो ये सब गदर हुआ, कानून की कोई इज्जत नहीं बची, गदर बचा हुआ है। तो भाई एक तो इसको जो मैं चाहूँगा कि ये दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी है, जब लॉ अमेंड हो गया तो उसके अमेंडेड लॉ के मुताबिक फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए वो भी देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी देखते हैं क्या करते हैं, दोनों को लिख देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख के मैं अपनी एप्लीकेशन दे दूंगा, क्वालिफाइड पर्सन मुझे बनाओ उसका चेयरमैन, मैं सब ठीक कर दूंगा 6 महीने के अंदर। और उसके बाद जाइए, ये जो इसे हरियाणा गवर्नमेंट ने गैर गद्दार हिंदुस्तान के साथ और जनता के साथ और दिल्ली की जनता के साथ हरियाणा का बजट, इन्होंने जो था सप्लीमेंट्री ट्रेन पे एक एक्वाडक्ट था, जब ये हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लान बना तो हरियाणा गवर्नमेंट को जो था वो बनाना था, तो दिल्ली सरकार ने जो था वो उनको 70 लाख उसकी कॉस्ट थी उस जमाने में, जब साहब सिंह वर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे BJP के, तो 70 लाख रुपए दे दिया। अब वहाँ क्या हुआ, उनके भजन लाल जो थे उस टाइम के चीफ मिनिस्टर, उनके सिफारिश में उनके दामाद को सनी लॉ को जो था हरियाणा ने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उन्होंने 7 पैसे का काम नहीं किया, सारा 100% 70 लाख रुपए खा गए। अच्छा, हमारे जब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसको बनाई टूटा, तो उन्होंने कहा नहीं इसको रोस्ट कर दो, तो और ये कहते फंड तो होगा, मैं तुम्हें फाइनेंस सेक्रेटरी को ऑर्डर कर देता हूँ, वो आपको एडिशनल फंड दे देंगे, आपके बजट से बाहर रहे। मगर किसी ने ये बात नहीं की, और हमारे BJP को जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे कि भाई 70 लाख रुपया जो दिया हरियाणा गवर्नमेंट को, जो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के सनी लॉ को दे दिया बिना 7 पैसे के काम के, ना उसने पैसे वापस दिए ना एक्वाडक्ट बनाया। फिर हमारे डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्वाडक्ट बनाया था, ये दिल्ली तेल डिस्ट्रीब्यूटरी है जिससे कि हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी आता। अब उसकी मेंटेनेंस, उसकी लाइनिंग दिल्ली सरकार को पैसे देती है, सब खा पी जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा, घर बचा हुआ है, लूट मची हुई है हिंदुस्तान के अंदर। इन सबको ठीक करने की जरूरत है। ये जो है सेक्शन 52 IPC में
कि गुड फेथ में हमने कहा ये करप्शन जो है गुड फेथ नहीं है। सरकारी मुलाजिम जो है वो अगर जो भ्रष्टाचार करता है, गलत काम करता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, और इससे तो सजा है जेल की उसको। अगर जो गुड फेथ में है, यू रीड दिस गुड फेथ ऑफ सेक्शन 30 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, उसमें उम्र कैद तक की सजा है। इनको सजा होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, अभी मैंने लिखा है ये इसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और मैंने 5 तारीख को भेजा था, 5 फरवरी को उनको मेमोरेंडम अपना। अभी मैंने फिर इसको प्रेसिडेंट इंडिया को भी दिया। मैंने कहा आपने ओथ ली थी, आपके नाम में सारे गलत काम हो रहे हैं, आप इनको कंट्रोल, अपनी ओथ का कोई, यू शुड बी ट्रू टू योर साइड, और इसको देखिए ठीक करो। इसको एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो देखते हैं क्या होता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मगर आज तो जो है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी, ये जो मेरा उद्घाटन हुआ, एस्टेब्लिश किया मैंने अपना नया ऑफिस, रेजिडेंस ऑफिस। अब यहाँ से मैं बहुत कुछ काम करूँगा। मैंने अपना मकान भेज दिया था अभी 5/121, मगर मेरे पुराने दोस्त जो हैं सब, वो मुझे मिलते हैं पार्क में। यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, बड़ा सुंदर बन गया है। मेरे घर के बिल्कुल साथ है, 3 साइड ओपन हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, सुबह शाम घूमता हूँ, और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। आई वेरी वेरी हैप्पी। और जो मुझे, जो उन्होंने गोपाल ग्रुप ने आज मुझे 9 वाली केस दिए हैं, बहुत बड़ा है, जॉब है, 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा मेहनत करके। और ये बाकी ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये साथ साथ पैनल चलता रहेगा। तो ओके, नमस्कार, धन्यवाद।